हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट के कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब जो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जो आज का आपका टॉपिक है वो है अरस समीकरण मिति दोष। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो क्रिस्टलों में दोष की बात करते हैं तो क्रिस्टलों में आपके दोष दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो परमाणुीय दोष, एक आपके होते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। और इलेक्ट्रॉनिक दोषों के अंदर क्या होता है कि जब क्रिस्टल में पूरी पंक्ति में दोष उत्पन्न हो जाता है। और जब हम बात करते हैं बिंदु दोष के बारे में या परमाणविक दोष के बारे में, तो उसमें क्रिस्टल में केवल अवयवी कणों के कारण दोष उत्पन्न होता है। और उसमें से हम जो आपके रस समीकरण मिति दोष है उसको कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट है अरस समीकरण मिति दोष। अगर हम अरस समीकरण मिति दोष की बात करते हैं तो अरस समीकरण मिति दोष किसे कहेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है वे दोष जिनमें या फिर वे क्रिस्टल जिनमें वे क्रिस्टल जिनकी रस समीकरण मिति नहीं बनी रहती उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अरस समीकरण मिति दोष। ठीक है, तो लिख देती हूँ मैं डेफिनेशन। ऐसे क्रिस्टल जिनकी रस समीकरण मिति नहीं बनी रहती क्या कहलाते हैं? आपके अरस समीकरण मिति दोष कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था रस समीकरण मिति में क्या होता है कि क्रिस्टल के अंदर जो आपके धनायन और जो ऋणायन है उनका रेशो क्या रहेगा? इक्वल। लेकिन अरस समीकरण मिति में क्या है जिसमें रेशो का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। यानी ऐसा भी हो सकता है कि धनायन ज्यादा हो ऋणायन कम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ऋणायन ज्यादा हो धनायन कम हो। तो ये जो दोष उत्पन्न होते हैं क्रिस्टलों में वो सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं? अरस समीकरण मिति दोष में आ जाते हैं। तो अरस समीकरण मिति दोष जो है इसके अंदर सबसे पहले जो पॉइंट है, तो इसमें मैंने आपको दो पॉइंट बताए थे। एक तो मैंने आपको कहा था धातु आधिक्य दोष, और दूसरा मैंने आपको बताया था धातु न्यूनता दोष। और धातु आधिक्य में मैंने आपको समझाया था कि धातु आधिक्य दोष दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका ऋणायन न्यूनता, और एक होता है आपका धनायन आधिक्य। और ऐसी अगर हम धातु न्यूनता दोष की बात करते हैं तो इसके भी दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका धनायन न्यूनता, और एक होता है आपका ऋणायन आधिक्य। क्लियर बात? तो अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ऋणायन न्यूनता के बारे में। तो देखो ऋणायन न्यूनता की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज तो आपको माइंड में क्लियर होगी कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें ऋणायन की संख्या धनायनों की तुलना में क्या है? कम है ना। तो ऋणायन न्यूनता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम एग्जांपल लेके समझेंगे कि ऋणायन न्यूनता में क्या होता है कि मान लो आपके पास, अब किसकी बात कर रहे हैं? ऋणायन न्यूनता की। तो मान लो आपके पास क्या है? एक इस प्रकार का क्रिस्टल है। ठीक है, अब इस क्रिस्टल के अंदर आपका क्या भरा हुआ है? Na+Cl-। यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको। ठीक है, जब इस क्रिस्टल के ऊपर से यानी जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर से एक सोडियम गैस प्रवाहित किया जाता है, क्या प्रवाहित किया जा रहा है? यहाँ पर सोडियम वाष्प प्रवाहित किया जाता है। तो सोडियम जो है वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और Na+ बना लेगा। क्लियर बात? देखो दोबारा सुन ले, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने क्या किया? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में से जैसे ही मैं सोडियम को प्रवाहित करवाती हूँ, सोडियम गैस को, तो यहाँ पर सोडियम को प्रवाहित करवाती हूँ तो सोडियम क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा।
और सोडियम जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल गया। ठीक है, अब जो आपका ये Na+ है ना, अब वो क्या करेगा, क्रिस्टल के ऋणायन को आकर्षित करेगा, धनायन है ऋणायन को आकर्षित करेगा। तो जैसे ये आपके ऋणायन को आकर्षित करेगा तो इसकी जो संरचना है वो इस तरीके से बन जाएगी, Na+, यहाँ पर से जो क्लोरीन है वो आपका कहाँ चला गया, Na+ में Cl- बन के क्या बन गया, NaCl। क्लियर बात। और यहाँ पर आपकी क्लोरीन की क्या रह जाएगी, कमी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भले धनायन ऋणायनों की संख्या इक्वल ना हो, लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता यहाँ पर क्या रहेगी, बनी रहेगी। समझ आई बात। अब देखो यहाँ पर जो आपके धनायन है वो क्या हो चुके हैं, ज्यादा ऋणायनों की तुलना में। जब आपके पॉजिटिव ज्यादा हो नेगेटिव कम हो तो ऑब्वियस सी बात है अब वो विद्युत उदासीन नहीं रहा। लेकिन जैसे ही बाहर से कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला इसमें आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, विद्युत उदासीन हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखो क्या है कि आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सोडियम को, जब सोडियम गैस को प्रवाहित किया जाएगा तो सोडियम गैस अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और यहाँ से क्लोरीन को आकर्षित करके Cl- बना लेंगे और NaCl आपका क्या बन जाएगा, एक संरचना बन जाएगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस क्रिस्टल की जिसमें क्लोरीन की कमी हो चुकी है उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एंटर हो जाएगा। समझ आ गई बात। क्योंकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखना जरूरी है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि धनायनों की संख्या ज्यादा है, ऋणायनों की संख्या कम है। इलेक्ट्रॉन तो एक आवेश है, ठीक है, ये हम आयनों में इसको नहीं गिनेंगे, ये एक आवेश है केवल मात्र। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके क्या करेगा, इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखेगा और इसको हम F केंद्र बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इस स्थान को हम क्या बोलते हैं, F केंद्र या F सेंटर कहा जाता है। समझ आ गई होगी बात। तो कुछ इसमें खास नहीं है, ज्यादा पजल होने वाली बात नहीं है। देखो दो चीज याद रखना, आपको दो चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो वो विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है, साथ ही साथ रंग परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी होता है। जब हम इस NaCl क्रिस्टल की बात करते हैं तब तो इसका रंग क्या होता है, श्वेत रंग यानी सफेद रंग का होता है। लेकिन जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये किस रंग का हो जाता है, येलो यानी पीले रंग का हो जाता है। तो अब आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, रंग परिवर्तन। और ये रंग परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया उसके कारण हो रहा है। समझ आ गई बात। दोबारा सुन ले, ऋणायन न्यूनता क्या होता है कि जब सोडियम क्रिस्टल में से, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल में से सोडियम वाष्प को प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम वाष्प अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम+ आयन बना लेता है। अब ये सोडियम+ आयन क्या करता है, क्रिस्टल के क्लोरीन आयन के साथ क्या बना लेता है, आयनिक बंध बना लेता है। और आयनिक बंध बनाकर यहाँ पर आपकी कौन सी संरचना बन जाती है, NaCl। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, क्लोरीन के स्थान पर आ जाता है, जिसे हम F केंद्र कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। और ये अपना श्वेत रंग जो है बदल देता है, पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, किसके कारण, इस इलेक्ट्रॉन के कारण। समझ आ गई होगी बात। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है धनायन अधिक्य। मैं इसको रेस कर देती हूँ, ये तो समझ आ गया होगा आपको। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसकी बात करेंगे। धनायन अधिक्य। अब बात आती है धनायन अधिक्य की। तो धनायन अधिक्य कब होता है, ठीक है। आपके पास क्या है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। क्या है आपके पास, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। जैसे ही आप इसमें ताप देते हो, जब इसमें तापन की क्रिया होती है, यानी आपने क्या किया, जिंक ऑक्साइड की क्रिस्टल में टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देते ही
ये आपके किस में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है। ठीक है, तो किन किन आयनों में टूट जाता है वो हम बताते हैं अभी आपको। एक तो टूटेगा आपका Zn+2 में, एक टूट जाएगा आपका हाफ O2 में, और इसमें से बाहर निकल जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब रिएक्शन को समझना। अब ये जो आपका ZnO है, जैसे हमने इसके क्रिस्टल को टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के कारण क्या हुआ, आपको पता है जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 2। जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि जो ऑक्सीजन है ना, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो एक ही ऑक्सीजन है, लेकिन आप तो O2 निकाल रहे हो, है ना। अब हमें ये ऑक्सीजन किसके रूप में बाहर निकाल रहा है, गैस के रूप में। जब वो परमाणु आपस में जुड़ के अणु बनाते हैं तो वो गैस की संरचना बना लेते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे हम बोलते हैं क्लोरीन गैस, तो वो क्या चीज़ होती है, Cl2। जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, तो वो क्या चीज़ है, O2। यानी एक परमाणु तो गैस नहीं बनाएगा ना, दो कुछ होते हैं जो एक परमाणु से गैस बन जाते हैं, लेकिन अधिकांश तो जो है वो अणुओं से गैस बनाया जाता है। ठीक है, अब हमें इस ऑक्सीजन को किसके रूप में बाहर निकालना है, O2 के रूप में। अब मैंने लिख दिया हाफ O2। हाफ O2 का मतलब एक ही ऑक्सीजन हुआ, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास जिंक ऑक्साइड है, जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के कारण क्या हुआ कि Zn+2 के रूप में टूट गया, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास मुक्त हो गए, और जो हाफ O2 है यानी जो ऑक्सीजन है वो गैस के रूप में बाहर निकल गया। अब ऑक्सीजन जैसे आपका गैस के रूप में बाहर निकलेगा तो Zn+2 रह जाएगा क्रिस्टल में, और यहाँ पर क्या हो रहा है, धनायनों की संख्या बढ़ रही है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, धनायन अधिक्य। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं है। जिंक ऑक्साइड में जब तापन की प्रक्रिया करवाई जाती है तो जिंक Zn+2 बना लेता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, और उसमें से ऑक्सीजन गैस जो है वो आपकी बाहर निकल जाती है। इस प्रकार क्रिस्टल में धनायन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है, ये तो आपका दूसरा टाइप था उसमें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है धातु न्यूनता। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, धातु न्यूनता। अब धातु न्यूनता की बात करें तो इसमें एक तो मैंने आपको क्या कहा था, धनायन न्यूनता, और दूसरा मैंने आपको बताया था ऋणायन अधिक्य। देखो धनायन न्यूनता या ऋणायन अधिक्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आपके धनायन न्यूनता है, देखो आपके पास क्या है, इस प्रकार से एक क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल के अंदर क्या है, आपके पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें क्या होता है कि चाहे आपका धनायन न्यूनता हो चाहे आपका ऋणायन अधिक्य हो, जो आपके क्या कहते हैं ऋणायन होते हैं वो बाहर से अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं, यानी आपके अंतराकाशीय स्थल में किसकी वृद्धि हो चुकी है, ऋणायनों की वृद्धि हो चुकी है, जो आपके धनायन न्यूनता व ऋणायन अधिक्य दोष को बताता है। अब वैसी बात है, अंतराकाशीय स्थल में अगर ऋणायन की संख्या में वृद्धि होगी ना, तो अब इसमें कंपेयर किया जाए तो ऋणायनों की संख्या धनायनों से क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, धातु न्यूनता दोष या धनायन न्यूनता या ऋणायन अधिक्य दोष। और इसका एग्जाम्पल जो है वो आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल होता है फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, आपके धातु न्यूनता के एग्जाम्पल हैं। मेरे हिसाब से ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब जो आपका तीसरा दोष था वो था अशुद्धता दोष, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें। ले ली होगी आपने स्क्रीनशॉट। अच्छा हाँ, एक चीज और, अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल रहे हैं ना, तो इसका भी रंग क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, श्वेत रंग, और ये किस में चेंज हो जाएगा, पीले रंग में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक अशुद्धता दोष। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, अशुद्धता दोष।
देखो अशुद्धता दोष की बात करें ना, तो नाम से आपको क्या लग रहा है कि क्रिस्टल के अंदर कोई अशुद्धि मिला दी गई है ना। देखो इसमें आप इसको समझ रहे हैं, अशुद्धता दोष में क्या होता है कि जब NaCl के क्रिस्टल में, जब गलित NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 मिला दिया जाता है तो Sr+2 के कुछ आयन Na+ के जगह या फिर उसके स्थान पर आ जाते हैं और इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम अशुद्धता दोष कहते हैं। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बोल के बता दी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये होता कैसे है। मैंने आपको क्या बताया कि देखो आपके पास क्या है, NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है। आपके पास किसका क्रिस्टल है, NaCl का, ठीक है। अब NaCl का सॉरी क्रिस्टल बता दिया। अभी हम गलित NaCl की बात कर रहे हैं, माफ करना, अपनी किसकी बात कर रहे हैं, गलित NaCl की बात कर रहे हैं। हो गए तो ये आपके आयनों में ही, ठीक है। तो ये जो आपके पास गलित NaCl है ना, इसमें आपने क्या मिला दिया, SrCl2 मिला दिया। अब आपको पता है NaCl तो आपके किस में टूटते हैं, NaCl टूटते हैं Na+ और Cl- में टूटते हैं, लेकिन SrCl2 आपके किस में टूटते हैं, ये टूटते हैं Sr+2 प्लस में Cl2Cl-, इसमें टूटते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पर सपोज करो कि अगर Sr के कुछ कण Na की जगह आ जाते हैं तो Na क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लेकिन Sr कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या बनाता है, +2 बना रहा है, लेकिन Na क्या बना रहा है, प्लस बना रहा है। अगर हम इसे क्रिस्टल की बात करते हैं ना, तो अब जो इसकी संरचना बनेगी, अपने सीधी समझ लेते हैं। अब जो इसकी संरचना बनेगी वो किस प्रकार की बन जाएगी कि Na+ Cl-, Na+Cl-, यहाँ पर आ गया आपका Sr+2, किसकी जगह पर आ गया, Na+ की जगह पर, और यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, Na जो है वो रिक्त रह गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लेकिन Sr+2 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी Sr+2 जो है वो आ तो जाएगा 1 सोडियम के स्थान पर, लेकिन रिक्त 2 सोडियम जो है वो हो जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात। मेरे कहने का मतलब ये है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, लेकिन Sr+2 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। जहाँ पर Na के 2 अणु होंगे ना, वहीं पर Sr के 1 अणु अपना काम कर रहा होगा। समझ आ रही है बात। जहाँ 2 सोडियम के अणु होंगे ना, अगर 2 होंगे तो मिलकर वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, लेकिन यहाँ पर ये अकेला ही 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम कर रहा है। तो ये Sr+2 क्या करेगा, सोडियम की जगह तो ले लेगा, लेकिन जैसे ही अशुद्धि इसके अंदर मिल जाएगी, ये 2 सोडियम को अपने स्थान से बाहर निकाल देगा, ठीक है। और इसी को हम अशुद्धता दोष कहते हैं, क्योंकि इसमें अब अशुद्धि आ चुकी है किसकी, Sr की। समझ आ गई बात। तो इसे हम अशुद्धता दोष कहते हैं। मेरे हिसाब से अशुद्धता दोष वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आता है आपका टॉपिक ठोसों में विद्युत गुण। मेरे हिसाब से सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो अब जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, ठोसों में विद्युत गुण, ये आपका अलग ही टॉपिक है। देखो अगर हम ठोसों में विद्युत गुण की बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि ठोस जो है ना, जिनमें विद्युत गुण की हम बात करेंगे, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका चालक, जिसे हम सुचालक भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है आपका अचालक, जिसे हम अर्धचालक भी बोल सकते हैं, सॉरी मिस्टेक होगी, जिसे हम कुचालक बोल सकते हैं।
कुचालक भी बोल सकते हैं। और जो आपका थर्ड है वो है अर्धचालक। ठीक है, तो ठोसों में विद्युत गुण जो है उनमें 3 प्रकार के ठोस जो है आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक तो जिसे अपने चालक या सुचालक बोलते हैं, एक आपके अचालक या कुचालक, और एक होते हैं आपके अर्धचालक। तो अब समझते हैं ये क्या चीज है। देखो, चालक या सुचालक की बात करें तो ये वे ठोस होते हैं जिनमें विद्युत धारा की प्रवृत्ति या विद्युत बहने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चालक। यानी चालक वे ठोस होते हैं जिनमें विद्युत की प्रवृत्ति, विद्युतीय प्रवृत्ति जो है काफी उच्च होती है, उसे हम चालक कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। ऐसे ठोस जिनमें विद्युत सुगमता से प्रवाहित हो, क्या कहलाते हैं, आपके चालक कहलाते हैं। और जो इनका क्षेत्र या एरिया जो इनका मान होता है वो कितना होगा, आपको ध्यान में रखना है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इनकी जो चालन क्षमता है या फिर जो इनका चालन है वो कितना होता है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल के रूप में एक तो आ जाएगा आपका AG, AU, CU, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके FE। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, चालक या सुचालक कहलाएंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अचालक या कुचालक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो, सुचालक तो वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो, और अचालक या कुचालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। क्लियर बात। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ऐसे ठोस जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, अचालक कहलाते हैं। और जो इनका मान होता है, चालन जो है इनकी कितनी होती है, तो वो भी बता दूं मैं आपको, 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता, वो आते हैं सारे आपके अचालक में। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका, प्लास्टिक, रबर, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, अचालक या कुचालक। अब बात आती है अर्धचालक किसे कहते हैं। देखो, अर्धचालक है ना, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चालकता पाई भी जाती है और नहीं भी पाई जाती, यानी ये चालक व अचालक दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, इस कारण इसे अर्धचालक कहा जाता है। अब ये चालक की तरह कब व्यवहार करते हैं और अचालक की तरह कब व्यवहार करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब मान लो आपके पास जो अर्धचालक है, अगर वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर रखे हुए हैं ना, तो वो विद्युत धारा का प्रवाह उनमें से बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक चालक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। क्लियर बात। तो मैं लिख देती हूँ, 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु ताप देने पर ये
चालक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो अर्धचालक के अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा, एक तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये दोनों अच्छे एग्जाम्पल है आपके अर्धचालक के। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है चालक वाला, ठोसों के अंदर विद्युत गुण वाला, जिसमें हमने बात की चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में, तो बहुत ही इजी टॉपिक था। चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, अचालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, और अर्धचालक 0 केल्विन ताप पर तो अर्धचालक की भांति व्यवहार कर अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु ताप देने पर ये चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। और एग्जाम्पल है इसके सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब जो हमारे नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ये अर्धचालक जो है चालक और अचालक की भांति व्यवहार करेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल से। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसके। ले ली होगी आपने स्क्रीनशॉट, और मेरे हिसाब से आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन दिखाई देता है उसको प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।